मॉर्निंग टू एवरीबडी प्रेजेंट हियर, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पे जितने भी गण मौजूद हैं, first of all, I thank sir that he provided me with this opportunity to talk to you guys. और यही अपॉर्चुनिटी कि हम उम्मीद करते हैं और मांग करते हैं कि हमें किसी भी तरीके से आपके तक पहुंचने का मौका मिले, बिकॉज जो जर्नी मेरी है उससे आप इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और वो आप लोगों की जर्नी से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगी। तो अब मैंने सोचा था मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी, पर सर को तो इतना पता है। सर थैंक यू, आपने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, तो सर ने तो ऑलरेडी आपको सब कुछ बता ही दिया है। मेरे जन्म के बारे में, मेरी एजुकेशन के बारे में, मेरे अटेम्प्ट्स के बारे में। उसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी कि भले ही मुझे 3 साल मिले हों एक्स्ट्रा तैयारी करने के, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। I cracked the examination when I was 24 years old and it was my 4th attempt. तो सफलता की जो हम बात करते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है हमको, और हमें उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। We have to work for our success for continuous years. क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सफलता के लिए? सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परसिवियरेंस। देखिए, टैलेंटेड लोग, इंटेलिजेंट लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हर 5वां इंसान, हर 6th पर्सन इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। लेकिन यहाँ कौन खड़ा हो पाता है? मैं अपने आप को उतना इंटेलिजेंट भी नहीं समझती, बट द ओनली क्वालिटी आई हैव ड्यू टू विच आई एम स्टैंडिंग हियर इज माई ग्रिट एंड माई परसिवियरेंस। हार मानना तो सीखा ही नहीं है, हार तो मानना ही नहीं है आपको। You know, nowadays, I am not denying the problem that we all suffer from, you know, problems like depression and everything. लेकिन आपका जो लक्ष्य है, आपका जो विजन है, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको ये सब सोचने का समय ही ना मिले। जैसे सर ने मुझे बोला, नन्ही चींटी, आप चलते जाइए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। That is for sure and I assure you that. आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं, अभी हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर अभी हमको लग रहा है कि हमारे में उतना है नहीं कि हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। This seemed impossible 2 years ago. लेकिन जब मैंने खुद पे भरोसा करने की कोशिश की, खुद में खामियां निकालने की कोशिश की और फिर उन खामियों को ठीक करने की कोशिश की, that was the moment I knew that I could do it. और फिर सराउंडिंग से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमेशा मुझ पे जो भरोसा दिखाया है वो इस प्रकार का दिखाया है कि तुम कहीं पर भी जाओगी, तुम कुछ भी करोगी, तुम बेस्ट करोगी। ऑफ कोर्स दे वांटेड, वो बिल्कुल चाहते थे कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूं, मैं IAS बनूं, लेकिन उसके अलावा भी मुझे 3 असफलताएं देखनी पड़ी। लेकिन वो 3 असफलताएं हमारे घर पे भारी नहीं पड़ी कभी भी, क्योंकि उनको पता था ये करेगी और अगर ये करेगी तो country will be lucky to have her. That is the narrative that went on in my house, कि ये जहाँ भी जाएगी that place would be lucky to have her. अब वो सच है कि नहीं, मैं उसको सच साबित करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी, बट दैट वाज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस माय पेरेंट्स, माय पीपल हु आर अराउंड मी, माय सराउंडिंग शोड इन मी। अब हम थोड़ा सा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो मेरे जो कुछ पॉइंटर्स थे मैं उनको आप सबको बताना चाहूँगी। मैं एक्चुअली बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ सर के इंट्रोडक्शन से, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, बिकॉज मैं सीधे आती, सर मुझे इंट्रोड्यूस करते 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म। Now that sir has introduced me so well, तो अब मुझे लगता है कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो वो इंट्रोडक्शन जो मुझे दिया गया है, तो मैं आपके तक उन बातों को पहुंचा पाऊं जो मैं अपने दिल से बिलीव करती हूं। ये कोई टॉपर स्टॉक नहीं है, 1-to-1 कॉन्वर्जेशन है, और अगर बीच में भी आपको कुछ लगता है तो आप अपना हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ पे जितने लोग हैं, ऑब्वियसली जो ऑनलाइन लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे, बट ऑल द पीपल हियर, इफ यू गेट एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड्स एंड आई विल आंसर इट राइट देन। ऑल राइट, तो हम देखिए, एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना पीना, सांस लेना, लेकिन मुझे लगता है कि एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, सपने देखना। हमारे जो विजन्स हैं,
हमारे जो सपने हैं और हमारे जो विजन्स हैं वो हमें बनाते हैं, दे मेक अस हु वी आर। अब ये देखिए, अब जो हमारे विजन्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पीछे मोटिव क्या है। आपका मोटिव हो सकता है अपने पेरेंट्स को खुश करना, आपका मोटिव हो सकता है सोसाइटी में अपनी इज्जत बनाना, आपका मोटिव हो सकता है सोसाइटी को सुधारना, कुछ बदलना, या फिर आपका हो सकता है कि नहीं मुझे अपने दोस्तों को दिखाना है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको कहा हो कि तू किसी लायक नहीं है तो उसको गलत प्रूव करना। लेकिन जिस भी मंशा से आप चालू करते हैं, तो आप जब आगे बढ़ते जाते हैं और आप जब वो मेहनत दिखाते हैं अपनी टेबल कुर्सी पर, आप अगले 4 साल में भूल जाएंगे कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। आपको सिर्फ आपकी जर्नी की पवित्रता याद रहेगी। दैट सैनिटी दैट योर जर्नी वुड प्रोवाइड यू, यू वुड लव दैट प्रोसेस, आई कैन अश्योर यू। अब देखिए मंजिलों का क्या है, अब हम मंजिलें तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन मैं इस चीज को मानती हूं कि फुल स्टॉप हमारी जिंदगी में सिर्फ तब लगता है जब हमारी सांसें रुक जाती हैं। उसके अलावा एवरीथिंग इज अ कॉमा। कोई भी फेलियर अगर आपको जिंदगी में मिलता है वो एक कॉमा है, वो एक फुल स्टॉप नहीं है। नथिंग इज द एंड। जब तक आपकी सांसें नहीं रुक जाए तब तक आप कोशिश करते रहिए, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। पीछे तो मुड़ के देखना ही नहीं है। पीछे मुड़ के सिर्फ तब देखना है जब हम हमारी गलतियों को देखेंगे, उनको सुधारने के लिए। क्रिटिसाइज कीजिए अपने आप को, बिल्कुल क्रिटिसाइज कीजिए, बिल्कुल कमियां निकालिए, एकदम ब्रूटल हो जाइए खुद के साथ, लेकिन उस ब्रूटैलिटी को लेकर अपने आप को एकदम गिराइए मत। वो कमियां सुन के, वो कमियां सोच के आपको नींद नहीं आनी चाहिए। वो कमियां सुन के आपको एक रात जग के आपका प्लान बनना चाहिए अगले दिन का। और देखिए मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। ऑलराइट, लिसन टू दिस। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश तो हमको करनी पड़ेगी, कोशिश करनी है, रुकना नहीं है, क्योंकि आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और असफलता मैंने जैसा कि बोला कॉमा है, उसी में जो नन्ही चींटी है उसको मैं कोट करना चाहूंगी। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब देखिए इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपके सराउंडिंग्स, आपको गाइड करने वाले लोग, आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको पता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हम अपने आप के साथ एक कमरे में बैठ के जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दिल्ली में बैठे हो कि आप रायपुर के किसी गांव में बैठे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आप में लड़ने की क्षमता कितनी है। आप लड़ना बंद मत कीजिए, लेकिन गाइडेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं ये आशा करती हूँ कि मैं भी यहाँ पे हूँ, सर यहाँ पे हैं, जो गाइडेंस की आपको ज़रूरत है वो आपको बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। और देखिए कोई भी एग्ज़ाम, यूपीएससी हो, एसएससी हो, मेरे पूरे जर्नी में मैंने किसी भी एग्ज़ाम को छोटा बड़ा नहीं माना। दिस इज स्पेशली फॉर द गर्ल्स एंड द विमेन हियर। हमारे लिए जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए। इनफैक्ट सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो उसमें मैंने कभी कभी ये प्रवृत्ति देखी है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि हम इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते, हम नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अप टू आवर लेवल। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 4 साल से मैं एसएससी भी दे रही हूँ और एसएससी में मुझे लगातार 4 साल में सक्सेस भी मिली है। एंड बिल्कुल नहीं, आपके पास देखिए जब हम गिरते हैं ना, जैसे मेरे पिताजी हमेशा मुझे ये कहते हैं कि आप जब गिरो तो नीचे कंक्रीट नहीं होना चाहिए, आप अपने लिए गद्दा बिछा दो। गिरो तो भी लगेगी नहीं आपको, बिल्कुल नहीं लगेगी आपको।
कोई कुछ भी कहे, लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता. द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दैट यू हैव, दैट इज मैटर्स द मोस्ट. आपके पास कोई भी अगर आपके पास बेस है तो इट विल गिव यू नथिंग बट कॉन्फिडेंस. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या है, कोई बैंक का एग्जाम है, कोई ऑडिटर की पोस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो बस एक सिक्योरिटी है जो ज़रूरी है आपके लिए. और मैं तो आपको सच बताऊं, मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आप अपनी पूरी मेहनत कर देते हैं, जब आप अपना पेपर लिख के आ जाते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं. उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, जॉब तो है मेरे पास, देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे. That was the attitude. I was never afraid of the consequences. अब देखिए, हाथ तो कांपते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं कांपेंगे कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी. You will always have something to rely back on. So please टेक दैट इन योर माइंड. नो एग्जाम इज बिग और स्मॉल, लेकिन आप जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, आप चलते रहिए, आप कोशिश करते रहिए. फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो परसिवियरेंस की, तो हम बात कर ही चुके हैं कि आपको लगातार करना है. उसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपके डे टू डे वर्किंग में आपको काम आएगी. अब देखिए, एक कोट है यहाँ पे, ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू. राइट, या तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, हम थोड़े से इजी हो जाते हैं, और कहा जाता है कि समय भाग रहा है. अरे नहीं भाग रहा है समय सिर्फ बीतता है, भागता नहीं है. अगर समय भाग रहा है, आप भागो उसके साथ, वो नहीं भागता हुआ दिखेगा आपको. आप बांधो अपने समय को. कैसे बांधोगे? आप टाइम टेबल बनाओ, आप रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को. रोज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मेरे जो टारगेट्स होते थे वो साल में, महीनों में, वीक्स में और फिर एक एक दिन में डिवाइडेड होते थे. तो वो अगर एक दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो रात को सोते सोते मैं हमेशा सोचती थी, यार आज के 2 टॉपिक्स छूट गए हैं मेरे, नॉट डन. अगले दिन आई यूज्ड टू ट्राई टू कवर इट ऑल. तो ये समय ना, ये भागता नहीं है. ये जो लोग कहते समय सिर्फ बीतता है, आप ये कोशिश कीजिए कि कल की आपको फिक्र, जो गुजर चुका है कल, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए आपको. उसकी चिंता सिर्फ ये होनी चाहिए कि हमको जो करना था हम वो कर नहीं पाए. तो बीते हुए समय की चिंता मत कीजिए, जो समय कल आ रहा है उसकी चिंता कीजिए, ताकि आपको पिछले दिन की चिंता ना करनी पड़े. प्लीज कीप दैट इन योर माइंड. समय, टाइम इज ऑफ द की इंपॉर्टेंस एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. लेकिन कंसिस्टेंसी का कहते कहते मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी जिंदगी रोक दीजिए. पढ़ाई कीजिए, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें करने में आपका दिमाग शांत होता है वो सारी चीज़ें कीजिए. आप रनिंग कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपनी फिटनेस को ध्यान रखिए. आपका शरीर आपका मंदिर है. सक्सेस, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी सक्सेस से. अगर आप फिट नहीं हैं तो आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे. आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे पूरा ध्यान दीजिए. आप अपनी मेंटल फिटनेस पे पूरा ध्यान दीजिए. डिप्रेशन नहीं होना चाहिए आपको. डिप्रेशन आपको तब होगा जब आप टाइम वेस्ट भी करेंगे और आप उस टाइम वेस्ट के बारे में रोएंगे भी. दैट इज नॉट डन. वो तभी होगा अगर आप पूरी मेहनत करेंगे. तो फिर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं उसको कोप करने के. मैं अभी ये जो बात बोल रही हूँ, मेरा भी स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं था. एग्जाम के पहले, ये बहुत ही पर्सनल बात है, ये मैंने किसी इंटरव्यू में भी नहीं बोली है, पर यहाँ मैं बोलूँगी. एग्जाम के पहले मेरी जो एक टेंडेंसी थी, मेरी आँख स्वेल हो जाती थी. मेंस के 2 महीने पहले मेरे ऑपरेशंस हुए हैं दोनों आँखों के. दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज माई स्ट्रेस मैनेजमेंट वाज नॉट गुड. लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी कि जिंदगी रुकी नहीं कभी. और ये जो कहते हैं आजकल, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे सब पूछते हैं, ये कितने घंटे पढ़ाई की. तो मैं बताती हूँ कि साल भर 7-8 घंटे पढ़ाई की, फिर एग्जाम के टाइम 14-15 घंटे पढ़ाई की. लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो पिछले 2 साल मैंने जो पढ़ाई की, मुझे लगा ही नहीं मैंने पढ़ाई की. वो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे सिर्फ टारगेट्स दिखते हैं. वो कब 14 घंटे, कब 5 घंटे से 15 घंटे हो गए, वो पता ही नहीं चला. इट डिडंट टेक एनी एफर्ट. उसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई मुझे. आई नेवर कंप्लेन्ड अबाउट इट, क्योंकि धर्म है हमारा. यही धर्म है हमारा कि हमको अच्छे से पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है. जब एक मंजिल चूज कर ली है हमने, तो वहां तक हमको पहुंच के ही रुकना है. अब उसके आगे, जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फेलियर के साथ हम कैसे कोप करें. तो देखिए, फेलियर ना एक ब्लेसिंग है. फेलियर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है.
एक चीज कही जाती है कि एडवर्सिटी गिव्स यू द विंडो ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अगर आप फेलियर देखेंगे ही नहीं तो आप इंट्रोस्पेक्ट कैसे करेंगे, आप अपने अंदर कैसे झांकेंगे? बहुत जरूरी है अपने अंदर झांकना। अंदर नहीं झांकेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगी, प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगी तो वो सुधरेंगी कैसे, तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? और इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमको कौन मजबूर करता है? फेलियर। तो फेलियर, अब एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी ने एक चीज कही थी, यू नेवर लूज, यू ईदर विन और यू लर्न, जस्ट कीप दिस इन योर हेड। आप हारते नहीं है कभी भी हमारी हार नहीं होती है, हम सीखते हैं उससे। तो डोंट टेक फेलियर एज अ थिंग टू lie back on your bed and cry. No, you don't have to cry. Learn from why that happened. मैं आपको अपने तीसरे अटेम्प्ट के बारे में बताऊंगी, जिसमें I cleared my prelims and I sat for my mains. अब उसमें जो मुझे अब अंदर से पहले ही पता था कि इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि क्वेश्चंस छूट गए थे मेरे। आई ऑलरेडी न्यू द प्रॉब्लम की स्पीड प्रॉब्लम है। उसमें मैंने जो किया, मैंने ये किया कि मैंने कंटेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि स्पीड पे ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिस उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो जब रिजल्ट आया तो मेरा मेन सिर्फ 6 मार्क्स से छूटा था। लेकिन सर आपने अभी जो एक्सप्रेशन दिया, मैं आपको कहूंगी कि वो बहुत अच्छा हुआ कि वो मेरा मेंस छूट गया, क्योंकि उसमें मुझे समझ में आया कि जो ये गलती की थी मैंने, अब उसमें मुझे अगर वो मेंस निकल जाता तो उसमें मुझे मिल जाता कुछ ना कुछ, इंटरव्यू देती मैं, अगले अटेम्प्ट की उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती मेरी। दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और उस रिजल्ट के आते ही बिल्कुल रोई मैं, लेकिन 5-10 मिनट के अंदर हम वापस प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया हमने कि करना क्या है इस बार, ये जो स्पीड का जो इशू आ रहा है इसको ठीक कैसे करना है। तो मेरे छोटे भाई बैठे मेरे साथ, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने अपना टूर्नामेंट छोड़ के ही सैट फॉर मी फॉर 3 months। बैठे अपना स्टॉप वॉच लेकर खड़े रहते थे मेरे सर पर, एक आंसर हो जाएगा पूरा 5 मिनट में, जितना हुआ खींच लिया पेपर, इतना ही नंबर मिलेगा तुमको। दैट वॉज द थिंग दैट वी डिड। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, नीचे से लेकर यहां तक पेपर्स भर गए थे मेरे जो मैंने लिखे थे। तो उसमें आई डेडिकेटेड 2 to 3 hours एवरी डे टू आंसर राइटिंग, और नए नए तरीके सीखे। जैसे कि सर ने बोला कि श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज, एंड जहाँ से भी मैं सीख सकती थी। मेरे जो मेंटोर्स थे, अंकिता शर्मा मैम मेरी मेंटोर है, शी स्कोर्ड 170 इन हर एसेस। तो ऐसे जितने भी सारे जहाँ से मुझे मिल सकता था ऑनलाइन, किसी की बुक से, किसी की कॉपी से, मैंने सब लिया उसको और इनकलकेट किया अपने अंदर, ताकि हमारी राइटिंग स्किल्स एट पार हो जाए। अगर तब जो मिल जाता उसमें भी मैं खुश हो जाती, पर आज जो मिला है ये मेरा अल्टीमेट सपना था। और मैं आपको बता दूं, ये 1 साल मुझे नहीं लगा बड़ा बिल्कुल भी, वो कैसे निकल गया वो पता ही नहीं चला, क्योंकि उसमें जब आप मेहनत करते हैं तो समय जो बीतता है आपको नहीं पता चलता है। लेकिन जी देखिए, ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में देखिए, मैं 20 साल की थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं 21 की भी नहीं हुई थी, और उसमें मेरी तैयारी नहीं थी, मैं आपको सच बताऊं। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्री शायद 3 मार्क्स से छूटा था। तो ये जो 3 मार्क्स से प्री छूटता है ना, इसका लोगों को बहुत दुख होता है, पर मैंने उसको देखा, यार इतने पास तो अपन ऑलरेडी थे, 3 मार्क्स तो मैं आसानी से बढ़ा सकती हूँ। तो जो मैंने कर लिया उसमें एक्स्ट्रा मुझे करना है, तो उसमें फिर मैंने ये देखा कि कैसे करके मैं 3 मार्क्स बढ़ा सकती हूँ। तो आई डिड द मॉक टेस्ट वेरी रिलीजियसली। मैंने करीबन 50-60 मॉक टेस्ट किए हैं लास्ट के 2 महीनों में, और उनका रिविजन किया है कंटिन्यूसली। फिर करंट अफेयर्स पे थोड़ा और अच्छे से ध्यान दिया, उसके ट्रेंड को समझने की कोशिश की कि यूपीएससी क्या चाह रहा है हमसे। यूपीएससी आपसे नॉलेज के अलावा बेसिक एनालिटिकल स्किल्स भी मांग रहा है। वो चाहता है कि आप डॉट्स को कनेक्ट करो, और वो चाहता है कि आप किसी भी खबर को उसके एंटायरिटी में पढ़ो, उसका क्यों, क्या, कैसे, आपको सब पता होना चाहिए। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि आप पूरे समंदर में कूद जाएं, आप हर चीज पढ़ने की कोशिश करें। आपको नियमित पढ़ना है, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, और उनसे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ क्या करना है। उस मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा, आपके 40 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हो, 30 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हो, या 70 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हो, नहीं फर्क पड़ता है। अभी आप जो गलत हो रहे हैं, आप उनको देखिए कि वो क्यों गलत हुए हैं, और उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। गलती अगर आप ढूंढ लेंगे, जैसे आपने बोला कि गलती को सुधारना कैसे है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस।
लोग गलतियां ढूंढ रहे हैं अपने आप में यार, वो दैट इज नॉट डन. यू हैव फाउंड योर मिस्टेक. हैव यू फाउंड योर मिस्टेक? इफ yes is the answer, then you're already on the right track. If you have found your mistake, you will find the solution of it. All right. So I hope I have answered your question. All right. So इसमें एक मेरी एक एनालॉजी थी. अगर आप लोगों ने कभी कार चलाई है, अगर कोई गाड़ी ड्राइव की है, एंड मैंने ऑटोमेटिक कार्स उतनी नहीं देखी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैनुअल कार. ऑलराइट. तो ये जो जर्नी है ना, मैं आज कार में ही बैठते बैठते सोच रही थी, और मैंने बोला था कि ये आ गया है दिमाग में, तो मैं बोलूँगी वहाँ जाके. तो देखिए, जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं कार को, तो जब हम सीख जाते हैं और जब हम पहली बार चला रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो और पीछे से स्टार्ट करते हैं, कौन सी कार में बैठना है, कौन सी कार हमको चलानी है. इस पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं. मेरे पिताजी कहते हैं कोई भी डिसीजन सही और गलत नहीं होता, हम उस डिसीजन को सही बनाते हैं. तो आपका जो हार्डवर्क है, अब जो भी हमारे डिसीजंस होंगे, सबका रास्ता, सबका जो मंजिल है वो तो एक ही है. मंजिल तो सक्सेस ही है. अब आप कुछ भी रास्ता चूज कीजिए, आपको सक्सेस तक पहुंचना है. नहीं फर्क पड़ता है कि आप कौन सी कार में बैठ रहे हैं, आप बैठिए, लेकिन बस ये सोचिए कि मंजिल तक जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक रुकेंगे नहीं हम. अब उसके बाद हम कार को स्टार्ट करते हैं, चाबी डालते हैं और कार को स्टार्ट करते हैं. मतलब हम किताबें खरीदते हैं, हम सिलेबस निकालते हैं, हम हमारा जो भी पढ़ने का मटेरियल है, हम टेबल कुर्सी को सेट करते हैं और पढ़ने के मटेरियल को साइड में रखते हैं. लेकिन कभी कभी हम यहीं अटक जाते हैं. कार को स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, बुक्स खरीदने से कुछ नहीं होगा, हमको पहले चैप्टर को स्टार्ट तो करना पड़ेगा. उस पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. हमेशा एक बात आती है कि आप समंदर के किनारे किनारे अगर आपको डुबकी तो मारनी पड़ेगी तैराकी सीखने के लिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू स्टार्ट. अब फिर एक क्लच आ जाता है उसमें, आपको उसको धीरे 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 करके छोड़ना है. यू हैव टू लीव दैट क्लच धीरे धीरे. मतलब पहला चैप्टर पढ़ना है आपको. अब आपने उसको धीरे धीरे छोड़ा, तो उसको छोड़ने का भी एक तरीका है, स्लो एंड स्टेडी. अगर आप उसको अचानक से बहुत जल्दी छोड़ देंगे, अगर आपको अचानक से, जैसे आज मैं आपको बोल रही हूँ, तो आपको जोश चढ़ेगा, आप अगले 15 दिन जाके 15 घंटे पढ़ाई करेंगे. 15 दिन के 16th डे को आपका पूरा इंजन डाउन हो जाएगा, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी. अगर आप क्लच को अचानक से छोड़ दोगे तो क्या होगा? आपकी कार बंद हो जाएगी ना. वी डोंट वांट दैट, वी डू नॉट नीड दैट. हम स्लो एंड स्टेडी रहेंगे. पहले कुछ दिनों में हम 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे से स्टार्ट करेंगे, और हम एकदम एफिशिएंट होकर पढ़ाई करेंगे कि जितने घंटे हम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो. फिर उसके बाद जब हमने देख लिया कि हमारी मंजिल हमको दिख रही है, जब रास्ता साफ है, हमारी कार का बैलेंस आ चुका है, हमारी कार धीरे धीरे चल रही है, हम 7-7 घंटे की पढ़ाई में कंफर्टेबल हो रहे हैं, हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और हमारा जो नॉलेज बेस है वो बन रहा है इसके, और हमारा पढ़ने का जो सिटिंग है वो एकदम कंठस्थ होती जा रही है. उसके बाद हम चालू करेंगे एक्सेलरेटर. हम बहुत तेज मारेंगे उसको, और जब तक मारेंगे जब तक हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते. दैट इज द मोमेंट वेयर 5 hours and 15 hours won't be different for you. 15 hours won't let you down, won't get you down. आपको थकान नहीं होगी एक पॉइंट के बाद वो 15 घंटे की पढ़ाई करने में, लेकिन आपको वो करने के लिए तैयार होना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट टू एंजॉय द प्रोसेस. नहीं मज़ा आता है स्टार्टिंग में पढ़ने में. आपको अभी लगेगा कि एंजॉय द प्रोसेस, तो मैं आज से ही प्रोसेस को एंजॉय करना, नहीं, वैसे नहीं होगा है. पहले 20-25 दिन या पहले 2 महीने आपको रो रो के पढ़ना पड़ेगा. आप पढ़ो रो रो के, लेकिन आई अश्योर यू कि अगर आप 2 महीने लगातार वो बिल्कुल एकदम तकलीफ पाके पढ़ लेंगे, तो 3rd month, 4th month and the successive year would be easy for you. आपको पढ़ाई नहीं लगेगी फिर, लेकिन बिगिनिंग में लगेगी. लोग कहते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय करो, लेकिन वो बताना भूल जाते हैं कि प्रोसेस को डे 1 से एंजॉय नहीं किया जा सकता है. प्रोसेस उतनी एंजॉयबल नहीं है. आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेगी. आपको जो आपके जो दोस्तों के साथ जो टाइम निकलता है, आपका सोशल मीडिया में जो टाइम निकलता है, आपका मूवीज़ में जो टाइम निकलता है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा. अब जैसे मैं उसमें जो करती थी, देयर वाज मेनी मूवीज़ दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन, तो देखने का टाइम नहीं होता था. आई यूज्ड टू रीड दोज मूवीज़. मैं पढ़ लेती थी, सबकी कहानियाँ पता है मुझे, बस वो देखी नहीं है मैंने. तो यू कैन फाइंड योर मैकेनिज्म्स थ्रू विच यू कैन कोप विथ दोज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. और ऐसा कोई काम मत कीजिए जो आपको आपकी मंजिल से भटका दे.
सब चीज़ नियमित होनी चाहिए। आप खेलिए, नियमित खेलिए, वीडियो गेम्स मत खेलिए, बाहर जाके खेलिए, वर्क ऑन योर फिटनेस, डू नॉट डू एनीथिंग इंडोर्स प्लीज़। वो मेरी पर्सनल राय है, आपका जैसा आपको लगता है। अगर आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको नहीं खेलने देती। दैट इज़ व्हाट आई डू। आप अपना खुद का रास्ता निकालिए। अब इसके बाद हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली। जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप सिलेबस निकालिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए और देखिए कि एग्जाम चाह क्या रही है आपसे, कितनी एक्सपर्टीज, क्या लेवल ऑफ नॉलेज वो आपसे मांग रही है, उसको आप देखिए। ये आप कैसे देखेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। उसके बाद आप अपना बेस तैयार कीजिए और मॉक टेस्ट कीजिए। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बुक्स पढ़ी थी, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो मैंने मॉक टेस्ट से बिल्ड किए थे। उनकी नॉलेज मैंने मॉक टेस्ट से बिल्ड की थी, क्योंकि सब आपको एक किताब में नहीं मिलेगा। कोई भी किताब चूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किताब अच्छी है कि बुरी है, सब किताबें अच्छी होती हैं। आप बस उस एक किताब को 10 बार पढ़िए, बिकॉज दैट, वो जो रिविजन है, किसी भी चीज़ को, किसी भी 100 चीज़ों को एक बार पढ़ना और एक चीज़ को 100 बार पढ़ना, हमेशा एक चीज़ को 100 बार पढ़ना वुड फेच यू मोर मार्क्स, वुड फेच यू द सक्सेस दैट यू नीड। क्योंकि रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। और फिर इसके बाद हम हमेशा अच्छे लोगों से घिरे हुए होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सब लोग अच्छे हों। हमारे कभी कभी जो डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं, कभी कभी कुछ हमारे टेढ़े मेढ़े दोस्त होते हैं, कभी कभी कोई भी आपको मिल जाता है जो आपको बोलता है कि नेसेयर्स जिनको बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। इवन देयर सो मेनी पीपल हु टोल्ड मी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बड़े सपने लेकर निकलो आदर कमाने। बड़े सपने लेकर निकलो आदर कमाने। सब कहेंगे पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। सब कहेंगे पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। तो तुम उनको कहना कि हम जा रहे हैं हमारी नई चादर बनाने। देखिए, naysayers and there will be many difficulties in front of you। लेकिन देखिए, अगर आसान होता, ये मंजर अगर आसान होता तो हर दूसरा आदमी होता ना वहां पे। ये जो प्रोसेस है, ये जो कठिनाई है, जितनी आपको आ रही है, जितनी आप तकलीफ उठा रहे हैं, बी प्राउड ऑफ दैट तकलीफ। बिकॉज सब लोग वो नहीं करते हैं, सब लोग को उतनी तकलीफ नहीं होती है, तो वो उस मंजर पे भी नहीं पहुंचते हैं। बी प्राउड ऑफ द डिफिकल्टीज दैट यू आर फेसिंग बिकॉज यू आर एमिंग फॉर समथिंग दैट बिग। All right, so be proud of the problems that you're facing. उसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि this success is not final, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। I understand the gravity of it, and once you reach there, you will understand the gravity of it. तो आप मेहनत कीजिए और आप एक्सपेक्ट कीजिए कि बहुत दिक्कत आएंगी हमको। और मैं इस बात को, इस पूरी कॉन्वर्जेशन को मैं एंड करना चाहूँगी एक ऑफ टॉपिक से, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है। हम मेहनत कर लेंगे, हम बहुत सारी हम इंटेलिजेंस बना लेंगे, हम नोट्स बना लेंगे, हम हर चीज़ कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है कि वी हैव टू बी अ नाइस पर्सन। जो भी हमारे इधर बैठे हैं, वर्ड्स आर इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज। ये इंजरी भी कर सकते हैं और ये रेमेडी भी कर सकते हैं। तो आप अपने शब्दों को बहुत बहुत ही ध्यान से चूज़ कीजिए। आप कभी किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाइए। आप हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा एक ऐसा माहौल बनाइए। You know, I always एक मूवी थी सिंड्रेला, एंड एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट, उसमें से आई एक्सट्रैक्टेड अ कोट, हैव करेज एंड बी काइंड। क्योंकि the kind of courage that kindness requires is a lot। आप एक कोशिश कीजिए कि आप जिस भी मुकाम पर पहुँचे, आप एक अच्छे इंसान बन के रहें। आप किसी को डेलिबरेटली चोट ना पहुँचाएं, आप किसी का डेलिबरेटली गलत ना करें, और जितनी आपसे हो सकती है उतनी उसकी मदद करें। और सर, मैं फिर से क्षमा चाहूँगी कि मैंने यहाँ आने में इतनी देर कर दी। आई रियली लव द क्राउड। मैंने खुद के स्कूल में जाके
बोला वहाँ पे इतना बच्चे सुन रहे थे बस, तो दे वर फाइन. यहाँ पे द एंगेजमेंट दैट आई हैड, आई कैन सी द आईज ऑफ ऑल द पीपल एंड आई कैन सी दैट आई हैव इंस्टिल्ड सम काइंड ऑफ करेज इन दीज ऑल दीज पीपल. सो मैं चाहूँगी कि आप सब में से कोई यहाँ आके खड़ा हो और सर मुझे फिर बुलाए कि आपकी वजह से जो आज यहाँ खड़ा है उसकी बात आप आ जाके सुनिए. So thank you for the opportunity, sir. Thank you so much. Okay. All right. जी. मैम टुडे जो आज का टॉपिक है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली कितनी ज़रूरी है. जैसे मैं अभी छत्तीसगढ़ का हूँ मैम, और मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली जाके तैयारी कर सकूँ. नॉट इवन दिल्ली जाके, बैकग्राउंड ऐसा भी नहीं है कि मैं अदर कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकूँ. तो इसके जर्नी में कोचिंग की क्या भूमिका है मैम, और अपन दिल्ली जाना ही जरूरी है कि अपन छत्तीसगढ़ से भी रहकर भी अच्छे रैंक ला सकते हैं? मे बी क्वेश्चन प्लीज. मैं आप ही से एक और सवाल पूछना चाहूँगी. इंटरनेट है आपके पास? तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको. अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और इंटरनेट नहीं है तो मैं सर को कहूँगी सर प्लीज़ प्रोवाइड करवाइए, कुछ कीजिए. क्योंकि देखिए जैसे सर ने बताया कि मैं भी दिल्ली गई थी. आई वॉज देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स. जो वो 1 साल का कोर्स होता है वो किया मैंने. तो उससे ज़्यादा फ्यूटाइल कुछ नहीं है. फ्यूटाइल इन द सेंस उससे ज़्यादा आई वॉज 19 when I did that coaching. लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है. लेकिन यहाँ घर में बैठने के बाद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने जो फ़ायदे लिए हैं, आई डिड नॉट पे फॉर दोज कोर्सेज. देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैंने कैसे यूज़ किया है. उनके जो नोट्स होते हैं, उनकी जो बुक्स होती हैं, उसके लिए आपको उनके कोर्सेज में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है. आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट लुक फॉर देयर द मटीरियल दैट दे प्रोवाइड. फिर उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ जो ये सब प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने अवेल किया है, यूट्यूब पे हिंदू के वीडियोस आते हैं, बायजूस डालते हैं उन वीडियोस को. बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं और वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नॉलेज बिल्डिंग काफ़ी हुई थी. उसके अलावा आई एट्रीब्यूट ऑल ऑफ माई नॉलेज बेस टू द क्विजेज दैट आई डिड. मैं रोज़ 3-4 क्विजेज करती थी और उन क्विजेज के लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. जितनी भी सारी साइट्स हैं, दृष्टि है, उसके अलावा बायजूस है, इनसाइट IAS है, ऑल ऑफ देम प्रोवाइड यू क्वेश्चंस एवरी डे. और उसमें वो एयर भी देते हैं आपको, आपका ऑल इंडिया रैंकिंग बताते हैं. 10-10 क्वेश्चंस का है, आप उनको रोज कीजिए. और आपके पास सिलेबस है, आपके पास इंटरनेट है, और आपके पास किताबें हैं, और आपके पास सर हैं. आपको नहीं है किसी और चीज़ की ज़रूरत. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आपको बस परसिवियरेंस, हार्डवर्क की ज़रूरत है. आप एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि मुझे इतना करना है, इस साल में इतना करना है, इस महीने में इतना करना है, और इस एक दिन में इतना करना है. आप उसको कीजिए और आप पाएंगे कि यू आर वेरी नियर टू व्हाट you want. तो आप to answer your question, no, you do not need it. Yes, I'm satisfied. Thank you. गुड मॉर्निंग मैम. मैम स्ट्रेस मैनेजमेंट का बात कर रहे थे बीच में. मैम थोड़ा उसके लिए बताइए ना. स्ट्रेस तो हो ही जाता है बहुत, और फिर उसको लगता है धीरे धीरे फिर हम लोग मतलब जितना प्रोडक्टिविटी हम कर सकते हैं उतना हम कर नहीं पाते. डाइवर्ट होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं. देखिए आपके ना 2 क्वेश्चंस हैं, मैं दोनों का अलग अलग आंसर दूंगी. पहले का तो मैं खुद फेल हूँ, मैं नहीं जवाब दे सकती उसका. स्ट्रेस मैनेजमेंट तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैं सुनती हूँ कि योगा करना चाहिए. योगा करने का पेशेंस नहीं था मुझ में. मुझे रोज़ कहा जाता था कि तुम योगा करो. मुझे एक भी मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं, मुझे एक भी प्रीलिम्स के पहले नींद नहीं आई है, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ. लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि उस स्ट्रेस के वजह से मैं ये चाहूँगी कि आपको और एनर्जी मिले. कि देखिए वो स्ट्रेस जो है ना, वो एक पॉजिटिव चीज़ है. वो क्यों आ रहा है आपको स्ट्रेस? क्योंकि आपको चिंता है आपके फ्यूचर की, और आप कुछ करना चाहते हैं आपके फ्यूचर में. दैट इज़ वाई द स्ट्रेस. वो स्ट्रेस होता ही नहीं अगर आप चाहते ही नहीं कुछ करना.
तो टेक दैट स्ट्रेस एज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, एंड वो स्ट्रेस, वो क्यों स्ट्रेस हो रहा है, कुछ कमी है आप में जिसकी वजह से वो स्ट्रेस हो रहा है, उस कमी को निकालिए और उस पर काम कीजिए। और अपने आप को बांधना कैसे है, तो जो मैंने समय के बारे में बात की थी, द थिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट टाइम, यू मेक योर टाइम, आप अपने टाइम को बांधिए, आप टाइम टेबल बनाइए और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। भले ही आप स्ट्रेस में हो, आपका जो भी है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, लेकिन जो टारगेट है वो तो करना है, उसके लिए तो ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकालिए कि चलो आज सिर्फ रीड करने से मुझे याद नहीं हो रहा है, कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत टेंशन है मुझे अपने दिमाग में, तो मैं सिर्फ रीड नहीं करूँगी, मैं उसके साथ लिखूँगी भी। आप किसी चीज़ को रीड करके लिख लीजिए, आप उसको भूलेंगे नहीं। अगर जिस दिन आपको और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप कोई ऐसी एक चीज़ कीजिए जो आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत के बाई चांस कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके फेवरेट हैं, आप वो फेवरेट चैप्टर्स पढ़िए उस दिन। आप कुछ एक्सट्रीम मत कीजिए। और फिर उसके अलावा जैसे एथिक्स एक पेपर होता है यूपीएससी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, लेकिन उसकी प्रेपरेशन काफ़ी एन्जॉयबल होती है। उसमें आप कोट्स लिखते हैं, उसमें आप दूसरे लोगों की कॉपीज़ पढ़ते हैं, उसमें आप बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं उनकी बातें सुनते हैं। उसमें मैंने एनिमेटेड मूवीज़ से लेकर जो हीरोज़ हैं, इनफैक्ट अवेंजर्स का जो थैनोस है, मैंने उसकी भी लाइन लिखी है अपने पेपर में। तो देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट। तो आप जो वो आपके हार्ड डेज होते हैं उनमें आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस स्ट्रेस को इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि आप उसको प्रोडक्टिव बना रहे हैं। तो ट्राई टू डू दैट। और आप बी सो श्योर एंड बी सो सिंगल माइंडेड ऑफ योर सक्सेस। जैसे देखिए, एक चीज़ है जो मैंने कल ही पढ़ी है, उसमें ये सुना है मैंने कहीं कि आपका पूरा ध्यान, पूरा मन एक चीज पे लगा दो। आग लगाने के लिए तो हमें सूरज की किरणों को भी एक बिंदु पर लाना पड़ता है, हम तो इंसान हैं। तो एक जगह पे ध्यान लगाइए, यू वोंट फील दैट प्रॉब्लम। एंड रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ विद योर टाइम। आप टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप नहीं बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे। और फिर मेडिटेट कीजिए। मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ कि कितना फ़र्क होगा, लेकिन अब जब सब कह रहे हैं तो फ़ायदा तो होता होगा। मैं भी अब स्टार्ट करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू मैम, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होता है उसमें, लोगों से हो या जब भी मेरे को होता है ना, तो मैं पूरा पढ़ना छोड़ देती हूँ, एक जगह बस बैठ जाती हूँ। उस टाइम क्या करते हैं मैम आप? थैंक यू। Could you repeat your question? डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, उस पे कैसे करें हम लोग? जो आंसर मैंने उनको दिया था वो सुना था आपने? यस मैम। सेम आंसर। अच्छा, बांधिए अपने आप को। नहीं होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप अपने विजन के लिए सीरियस नहीं हैं। आपके डिस्ट्रैक्शंस खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे जब आपको अपना सपना दिखेगा। देखिए, सपने वो हैं जो सोने नहीं देंगे आपको, तो डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है उसमें? आप देखिए, लुक, आई गॉट हार्ड योर, लेकिन अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन होता है जो हम खुद पैदा करते हैं, लेकिन आपके साथ एक वो भी डिस्ट्रैक्शन होता है कि कभी कभी जो हमारे परिवार होते हैं वो एग्जाम की ग्रेविटी को नहीं समझ पाते हैं। वो आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देंगे। तो आई एम सॉरी इफ़ यू आर फेसिंग दैट काइंड ऑफ दोज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी तैयारी के साथ संभालनी पड़ रही हैं। अगर वैसा है तो आप अपने माता पिता के साथ बैठिए और उनसे बात कीजिए कि आप मुझे 1 साल या 2 साल दीजिए। अब जैसे मैं अगर आपको अपनी पर्सनल बताऊं, मेरे जो 5 साल हैं मेरे पूरे परिवार ने तब किया है। And I don't live in a nuclear family. I live in a joint family where we're 10 members. पूरे 10 के 10 members, जिनमें से मेरे 3 छोटे भाई हैं। सबने मिलकर, वो 3 छोटे भाई अपने करियर पे फोकस्ड हैं। उन्होंने सबने कोई मूवी नहीं देखी है पिछले 5 साल से, कुछ नहीं किया है पिछले 5 साल से, और जो भी किया है
खेल किया है तो वो उसको भी अपना करियर की तरह एकदम प्रोफेशनली करते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है घर में जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो। तो अगर आपके घर में डिस्ट्रैक्शंस हैं तो यू सिट विद योर पेरेंट्स, यू टॉक टू देम कि गिव मी 2 years, आप मुझे 2 साल दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगी, आप 2 साल बैठिए मेरे साथ, आप 2 साल मेरी तैयारी में इन्वॉल्व होइए मेरे साथ, आप देखिए मेरे सिलेबस को और आप देखिए कि कितनी डिमांड, कितना टाइम की डिमांड है। और अगर आपके डिस्ट्रैक्शंस आप खुद क्रिएट कर रही हैं, अगर आपके डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है और ये है, तो उनको तो आज ही जाके बंद कीजिए। मेरे लिए भी बहुत टफ था, लेकिन एक बार बंद कर देते तो कर देते हैं। मैंने अपनी सारी चीज़ें मम्मा को कबर्ड में रखवा दी थी कि कोई, जब तक कोई मर ना जाए तब तक निकालना मत इनको। और मैं, मम्मा इज़ अ हार्ड माइंडेड लेडी, नहीं निकाला उन्होंने, मैंने मांगा भी नहीं। खैर, तो आप जब आपका जो वो टारगेट बनेगा ना, टाइम टेबल से वो पूरा नहीं होगा तो आपको जो टेंशन होगी उसकी वजह से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपको, आई अश्योर यू। तो आप टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, और जो मैंने उनको कहा वो सेम बात आप पे भी लागू होती है। यस, Thank थैंक यू you. मैम। नमस्कार मैम, नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आंसर राइटिंग में कुछ टिप दें जिससे हम अच्छा बेहतर कर पाएं। सॉरी, आंसर राइटिंग में आई कांट हियर यू नाउ। आंसर राइटिंग में कुछ ऐसा टिप दें जो मतलब बेहतर लिख सकें हम। कई बार होता है कि इस कंटेंट तो वही है लेकिन हम अच्छे से लिख नहीं पाते कंटेंट okay. पूरे। फिर देखिए, आंसर राइटिंग की एक ही टिप है, प्रैक्टिस। पहले दिन जो लिखता है वो कभी भी अच्छा नहीं लिख पाता है, लेकिन आपका पहले दिन का आंसर और आपका 10वें दिन का आंसर और आपका 100 डे का आंसर, बहुत फ़र्क होगा उसमें। पहली चीज़ है प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ है जो टॉपर्स की जो कॉपीज़ होती हैं, आप उन टॉपर्स की कॉपीज़ को देखिए, आप उनको देखिए और आप उनके लिखने के तरीके को देखिए, द वे दे आर प्रेजेंटिंग देयर आंसर्स, जो बुलेट पॉइंट्स हैं। अब जैसे मैं देखती हूँ कि इंडिया का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, फॉर एग्जांपल भक्ति मूवमेंट का कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आप एक सिंपल सा, आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए आपके इंडिया की आउटलाइन। आप अपने आंसर में एक बॉक्स बनाइए, उसमें इंडिया का मैप बनाइए, उसमें कश्मीर में लाल डेढ़ को कीजिए, मीराबाई को कीजिए, अलावाज नयनाज को कीजिए, आप सबको मार्क कीजिए वहाँ पे। यूपी में यूपी वाले को कीजिए, शंकर देव को कीजिए। ऐसे करके आप एक पूरा फ्लो चार्ट बनाइए, तो ऊपर से जो आपका आंसर देखेगा उसको देखेगा इसको पूरा आता है, शी नोज एवरीथिंग। तो आपको बस उसको ये दिखाना है कि उसको बहुत घुस के आपका आंसर ना पढ़ना पड़े, ऊपर से आपका आंसर सुंदर दिखे। और देखिए, राइटिंग तो ज़रूरी है लेकिन पूरी बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चीटी के ऊपर इंक लगा के छोड़ दी गई हो, दैट शुड नॉट बी द केस। और आप अपने पेन का ध्यान रखिए, आपके यहाँ पे इंक लग के आपकी कॉपी ख़राब नहीं होनी चाहिए। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस। आप जब 5वें दिन लिखेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार इसमें ये कमी है मेरे आंसर में। you'll feel it yourself. When you will compare your answers to other answers, you will feel that change yourself and you will constantly improve if you do not stop practicing. Problem तब होती है जब हमको लगता है कि इस आंसर में और इस आंसर में तो बहुत गैप है, मैं ऐसा तो कभी नहीं लिख पाऊंगी। अगर ये गैप देख के आप रुक गए तो आप नहीं लिख पाएंगे कभी भी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आप जब तक उससे बेहतर नहीं लिख दो तब तक आप लिखते रहो, एंड आई अश्योर यू आप प्रैक्टिस के साथ लिख पाएंगे। थैंक यू। कांग्रेचुलेसन मैम। थैंक यू मैम, आप जहाँ खड़े हो और मैं जहाँ खड़ा हूँ इसमें डिस्टेंस कम है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। और इसके बीच में आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हो आप वहाँ जाने से, और उसको कैसे हैंडल किए हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अब मैं ये मानती हूँ कि आप में और हम सब में फ़र्क है, हम सबके घरों में फ़र्क है, और हम सबको जो सुविधाएं जो मिली हैं सब चीज़ में फ़र्क है, और मैं उस चीज़ को मानती हूँ। मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हूँ, और प्रिविलेज मेरा ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे परिवार ने तैयारी की, दे नो द मीनिंग और दे नो द काइंड ऑफ डेडिकेशन यू नीड टू हैव टू क्रैक UPSC और एनी सॉर्ट ऑफ दैट एग्जामिनेशन। तो उन्होंने मेरे साथ बैठ के भी पढ़ाई की, मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने मेरे साथ बैठ के भी पढ़ाई की। तो देखिए, और लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। जो सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, उसमें अचानक से ऐसे लगा कि ये क्या हो गया, मेहनत बहुत ज़्यादा की थी पर हुआ नहीं।
प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, और जब तक आप प्रीलिम्स नहीं करेंगे तब तक आप घुस ही नहीं रहे हैं ना गेम में, आप एकदम बाहर हो गए हैं, और आप मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो यू आर नॉट गेटिंग टू एक्सपीरियंस इट। मेंस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि पहली मेंस जिनकी हो जाती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंस जो दूसरी होती है ना वो बेस्ट होती है, बिकॉज फ्रॉम योर फर्स्ट मेंस यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स एंड देन यू करेक्ट देम एंड यू सिट फॉर द सेकेंड वन व्हेन यू आर वेरी मच रेडी फॉर दैट एग्जामिनेशन। और देखिए, मेरी प्रॉब्लम्स अलग होंगी, आपकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी, लेकिन हमारा स्ट्रगल भी फिर अलग होगा। लेकिन ना, इस स्ट्रगल को स्ट्रगल कहना इज़ नॉट राइट। हम वही कर रहे हैं ना जो हमारा सपना है, हम वही कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो ये हमारा स्ट्रगल नहीं है, ये हमारा धर्म है। हम उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, आप आइए यहाँ पे, मेहनत ज़रूरी है। आप कभी भी अपने आप को कम मत समझना, आप कभी भी ये मत समझना कि कोई भी ऐसी मुसीबत आ गई जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। आप 2 दिन दीजिए उस मुसीबत को, वो खुद थोड़ी सी ढल जाएगी। आप अपनी मेहनत करना बंद मत कीजिए, आप अपने टारगेट्स लेना बंद मत कीजिए, और आप पढ़ना और मेहनत करना बंद मत कीजिए। यू विल बी हियर। और खुद पे भरोसा रखिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, नोबडी इज बेटर देन यू। और अगर आप एक ऐसे रूम में हैं जहां सब आपसे बेहतर हैं, तो आप लकी हैं कि आप उस रूम में हैं। हमको अंधों में काना राजा नहीं बनना है। आप उन लोगों से सीखिए और फिर उनसे आगे बढ़िए। You know, this is what I do. I don't stay in a room where I'm the best. That is not done. ऐसे तो आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे रूम में जाइए जहाँ सब आपसे बेहतर हैं, उन सबसे सीखिए और फिर उन सबसे बेहतर बनिए। आप अगर मेरी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं तो आई कम फ्रॉम अ हिंदी बैकग्राउंड, ऑलराइट। मेरा बचपन मेरे दादा दादी के साथ बीता, जहाँ पे हम हिंदी भी नहीं बोलते थे, हम राजस्थानी बोलते थे। मेरी दादी आज भी हिंदी नहीं बोल सकती हैं। तो मेरी जो प्रिलिमिनरी एजुकेशन थी, जो प्राइमरी एजुकेशन थी, वो इसमें थी। अब मैं 4th स्टैंडर्ड में भोपाल चली गई, वहाँ पे मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया। वहाँ पे हिंदी बोलने का फ़ाइन लगता था। मेरी तो हिंदी भी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे आई फेल्ड, और वहाँ पे उसी हिंदी भाषा में मेरे 99% 98% आ रहे थे। आई वॉज द टॉपर ऑफ उस स्कूल का जो मेरे घर के बाजू में थी। ये 2 कमरे की स्कूल थी, लेकिन टॉपर तो थी मैं वहाँ पे, किसी भी भाषा में हो। लेकिन जब मैं भोपाल पहुँची और वहाँ पे जब मैंने नया माहौल देखा, तो आई फेल्ड इन द हाफ ईयरलीज ऑफ माई 5th। तो मुझे याद है कि मेरे पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको हिंदी मीडियम स्कूल में डाल देते हैं। लेकिन तब भी मुझे पता था कि मुझे नहीं जाना है उसमें। आई लाइड टू हिम दैट आई एम फाइन हियर। मेरी पढ़ने में ही गलती थी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी। आई वॉन्टेड टू स्टे इन दैट स्कूल। आई थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दैट क्वालिटी। ये मैंने इनकलकेट नहीं की है, वो थी पहले से कि आपको बेहतर बनना है। जो भी आपको अपने से बेहतर दिख रहा है, आपको उससे बेहतर बनना है। और आज मैं आपको कह सकती हूँ कि जो भी मेरे क्लासमेट्स थे, जो मेरी मजाक उड़ाते थे उस समय पे, आई स्पीक बेटर देन देम, आई एम एट अ बेटर पोजिशन देन देम, एंड they call me now and they have all of them have congratulated me already। तो देखिए, प्रॉब्लम्स तो हमारी तभी ठीक होंगी जब हम उन प्रॉब्लम्स से लड़ेंगे। उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। आई ट्राई टू वॉच इंटरव्यूज। मैं जो इंग्लिश के गाने होते थे उनको लिखती थी, फिर उनको गाने की कोशिश करती थी, एंड देन देयर इज अ वे वी स्पीक इंग्लिश, ऑलराइट। फ़र्क होता है सबके इंग्लिश में। तो जो स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखी वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी, वो थोड़ी सी देसी थी, उसका भी बहुत मजाक उड़ा। तो उसमें भी फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई शुड बी एबल टू स्पीक दैट एज वेल, आई शुड बी एबल टू स्पीक दिस एज वेल। तो मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बहुत अच्छा करूँ। आई वॉन्ट टू गेट टू अ लेवल वेयर आई टॉक टू शशि थरूर एंड ही टेल्स मी, ब्रो यू स्पीक वेरी नाइसली। So, you know, you have to constantly aim for that excellence. You have to constantly aim for that self-improvement. उसके लिए आप तैयारी कीजिए, उसके लिए आप कोशिश कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगेगी। थैंक यू। और एक क्वेश्चन है मैम, जैसे लड़के लोगों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लड़की लोगों में एग्जाम का प्रेशर रहता है और ऊपर से उनके घर वाले प्रेशर पकाते हैं। इस साल नहीं होगा तो अगले साल शादी कर देंगे घर पे। तो इस सिचुएशन में मेरे बहन लोग भी हैं, लाइब्रेरी में जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं, इस दिक्कत से कैसे वो लोग फ्री होंगे? अरे देखिए, ये तो बहुत ही परवेजिव दिक्कत है। अब मैं भी मानती हूँ कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में आज भी फीमेल्स के लिए चीज़ें थोड़ी ज़्यादा टफ हैं। उनसे कुछ उम्मीदें की जाती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं मानती कि लड़कों से कम उम्मीदें की जाती हैं।
लड़की की तो फिर भी शादी हो जाती है, लेकिन लड़के की तो शादी भी नहीं होती है बिना जॉब के या बिना सक्सेसफुल हुए। लड़कों पे जो प्रेशर है वो तो और अलग है। तो उसमें ना हम हमेशा ये देखते हैं कि आई ऑलवेज टॉक टू माय फादर अबाउट दैट कि इवन इफ देखिए मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, सक्सेसफुल तो होना ही था। इसीलिए तो ये जो दूसरी जॉब्स हैं, मैं यही तो बोलती हूँ, यूपीएससी करने में टाइम लग सकता है, लेकिन दूसरी जॉब तो मैं पहले ही ले लूँ ताकि मैं अपनी डिसीजन मेकिंग पावर तो हो मेरे पास कि मुझे बोला जाए कि ये लड़का है इससे शादी कर लो, तो मैं बोलूँ कि नहीं, अगर आप फोर्स करते हो तो मैं इतनी सक्षम हूँ, मैं इतनी लायक हूँ कि मैं बाहर जाके मैं अपना घर चला लूँगी। भले ही वो थोड़ा उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना आज है, लेकिन मैं चला लूँगी। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो ये आपको तब देगा जब आप सब चीज़ों की कोशिश करेंगे। उसके अलावा चीज़ें सिर्फ लड़कियों के लिए टफ नहीं है, चीज़ें लड़कों के लिए भी टफ हैं। अगर हम सिर्फ एक कंफर्टेबल लाइफ की बात करें तो लड़कियों को कंफर्टेबल लाइफ मिल जाती है, कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन लड़कों के लिए तो वो लाइफ भी स्टार्ट नहीं हो सकती है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। सुनो, प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। आप टाइम की वैल्यू करते हुए आप अपने टारगेट्स को बनाइए और मेहनत बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहाँ मेहनत होती है वहाँ सफलता मिलती है। कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वहाँ आपको सफलता नहीं मिली, आपको पीएससी में मिलेगी। पीएससी में नहीं मिली आपको एसएससी में मिलेगी और बहुत सारी एग्जाम्स में मिलेगी। यहाँ नहीं मिली तो एवरी पर्सन इज बॉर्न विद द टैलेंट। एवरी पर्सन। अपनी बहनों को बोलिए कि वो अपना वो टैलेंट ढूंढे और उस पर काम करे, और अभी जब तक समय है आगे की चिंता करने की बजाय आज की चिंता करें कि आज मैं क्या कर सकती हूँ और जो मेरी आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अगर उसको छोड़ के मैं अगले साल की चिंता करने लगूँ तो मैं अगले साल तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ये साल भी बिना किसी चीज़ के गुजर जाएगा मेरा। और देखिए, पेरेंट्स ना सिर्फ हमारी भलाई चाहते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम दुखी रहें, क्योंकि अभी हमारे समाज में माना जाता है कि एक एज के बाद शादी होने में प्रॉब्लम आती है, फिर शादी नहीं हुई तो भी प्रॉब्लम आती है। फिर हम ही, जैसे ये मेरे पापा ने मुझे समझाया था कि अगर हमने तुमको, जैसे तुम 35 की हो गई, तुम 40 की हो गई, तो फिर तुम हमको बोलोगे कि आपने हमारी शादी क्यों नहीं करवाई टाइम से। इसीलिए पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। और आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, पेरेंट्स हमारी बात हमेशा समझते हैं। थैंक यू। तो ऐसे टाइम में शादी कर लेना जरूरी है कि उसके बाद मतलब पढ़ ले, मतलब सक्सेस होने के बाद शादी करना चाहिए? आप मैंने तो नहीं की शादी मैंने तो पहले सक्सेस ली, अब करूंगी शादी। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर आपकी एज कम है तो मत कीजिए शादी, अभी पहले सक्सेस लीजिए, फिर शादी और अच्छी होगी। मैम, जैसे गांव में ऐसे माहौल रहता है कि लगभग 21 साल 20 साल में ऐसे शादी हो जाता है ना, और उस टाइम पे कोई मतलब 25 प्लस है, 26 27 28, तो ऐसे माहौल चलते रहता है कि मतलब उनके अपेक्षाकृत आप बहुत आगे, मतलब ज़्यादा ऐसी हो गए हैं, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? और घर परिवार से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो आप अभी गांव में हैं? अभी नहीं फिलहाल। अच्छा, ओके। इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। देखिए, अब ये सब आपके पर्सनल डिसीजंस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं। मेरे पापा, मैं आपको उनका बताऊं तो वी ऑल्सो बिलोंग टू अ वेरी वेरी हम्बल फैमिली। गांव में भी हमारा एक कमरे का घर था, अभी भी है, हम जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे माई फादर गॉट मैरिड व्हेन ही वाज 21, माई मदर गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 18। मेरी मदर 4th कक्षा तक पढ़ी हुई थी, अभी उन्होंने अपनी MA कर ली है। शादी के बाद उन्होंने पूरी पढ़ाई की है। सेम विथ माई फादर, उनको अपना टारगेट अचीवमेंट नहीं हुआ था जब उनकी शादी हुई थी। मेरे पैदा होने के बाद ही गॉट इनटू सर्विसेज। तो देखिए, कुछ भी ये होने से ना आप रुकते नहीं हैं। अगर आपका निश्चय बहुत दृढ़ है, अगर आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो आप कुछ भी करके कर सकते हैं। यू नो, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव योर लाइफ, हाउ यू मैनेज योर लाइफ। अगर शादी करने के लिए बोल रहे हैं तो कर लीजिए, आप अपनी वाइफ को भी पढ़ाइए अपने साथ। तो ठीक है, अब वो आपका पर्सनल डिसीजन है, आप उसमें सोचिए, सोच विचार कीजिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। थैंक यू। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें?
टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो इसमें जो मैंने पहले आपको बताया था कि आप अपने साल को, मंथ्स को और वीक्स को और डेज को टारगेट दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस साल में आपका ये इतना सिलेबस खत्म हो जाएगा और इस साल में इतना खत्म करने के लिए मुझे इस महीने में इतना करना पड़ेगा, इस वीक में इतना करना पड़ेगा और आज के दिन इतना करना पड़ेगा। देन एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ रीडिंग, ऑलराइट। तो उसमें ऐसे होता है कि आई पर्सनली प्रेफर रीडिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो उसमें मैं कोशिश करती थी कि मैं 2 और 3 सब्जेक्ट्स एक साथ पढूं और मैं स्लॉटिंग करती थी अपने दिन की 4-4 घंटे की, जिसमें 4 घंटे मैं फर्स्ट पेपर पढ़ती थी GS 1, अगले 4 घंटे GS 2, अगले 4 घंटे GS 3 और फिर रात का जो टाइम होता था, जो मैं एकदम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा के मैं उसमें एथिक्स की पढ़ाई करती थी। आई यूज टू एन्जॉय दैट अ लॉट। वो पूरे दिन की मेहनत का मेरा रिवॉर्ड होता था अपने आप को। उसमें आई यूज टू राइट कोट्स, उसमें आई यूज टू राइट अ लॉट ऑफ एनेक्डोट्स। तो उसके लिए आपको जो सूट करता है आप उस तरीके का टाइम टेबल बनाइए, स्लॉट बनाइए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक दिन का टारगेट आप बनाइए, उसको अपने सामने लगाइए और उसमें टिक लगाइए कि वो हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो आपको नींद अच्छी नहीं आनी चाहिए, आप उसको करके ही सोइए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका टाइम टेबल ऑटोमेटिक बनेगा और आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होगा। अगर आपने जो टारगेट लिया है वो आपको कोई और चीज करने की अनुमति नहीं देता है तो वो और चीज मत कीजिए। ऑलराइट, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस लिटिल थिंग्स। और 2 साल की बात है, आप 2 साल सैक्रिफाइस करो, आप 2 साल ये टारगेट बनाओ और 2 साल शिद्दत से पढ़ाई करो। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत सारे टॉपर्स भी बोलते रहते हैं कि बुक के बारे में, जैसे हम बुक का कंटेंट पूछे तो बताते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने वहाँ से पढ़ा। तो हम लोग को प्रॉपर एक कौन सी बुक देखनी चाहिए? मैम आपने क्या किया था? देखिए, मैं आपको कोई सी बुक नहीं बताऊंगी क्योंकि कोई सी भी बुक बेस्ट नहीं है। मैं आपको वो बता सकती हूँ जो मैंने पढ़ी, लेकिन वो भी बेस्ट नहीं थी। देखिए, बुक जो बनती है ना वो बड़ी मेहनत से बनती है और हर बुक को बहुत मेहनत से बनाया जाता है और हर बुक में सही कंटेंट होता है। जो चीज़ मैंने कही आपको, आप हर सब्जेक्ट के लिए जो भी वो टॉपर कह रहा है ना, जिसकी आप बात सुन रहे हैं, वो जो एक बुक बता रहा है, अगर वो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बता रहा है तो आप लक्ष्मीकांत उठा लीजिए। अगर वो एनवायरनमेंट के लिए इराक बारूचा बता रहा है, आप इराक बारूचा उठा लीजिए। अगर ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग बता रहा है, आप जीसी लियोंग उठा लीजिए, या फिर आप इन सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटीज उठा लीजिए। फर्क उससे पड़ेगा कि आप उस चीज़ को रिवाइज कितना करते हैं। आप 100 चीज़ें उठा लेंगे और आप उनको पढ़ते रहेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दैट वोंट फेच यू मार्क्स। देखिए, उसमें सबसे अच्छा जो तरीका होता है, उसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि यू गो बाय योर सिलेबस। पहला अंतर होता है कि जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एंड आई फेल्ट दैट इट वाज अ वेरी बिग थिंग। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये आप सामने बैठते हो और वो सारे लोग सामने बैठे रहते हैं आपके। लेकिन यूपीएससी में जो इंटरव्यू होता है उसमें इट्स अ राउंड टेबल। जो मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स आपके यहाँ पे और यहाँ पे भी बैठे होते हैं। तो उसमें देयर इज वन थिंग जिसमें कहा जाता है आप सबके साथ आई कांटेक्ट कीजिए। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जब वो होता है तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत आसान होता है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, जब मैं बोल रही थी तो मैं आप सबसे मेंटेन कर पा रही थी, लेकिन अगर आप गोले में बैठे होते तो मैं गोले मार रही होती। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि 70-30 का चलता है कि 70% यू विल पे अटेंशन टू द पर्सन हु इज आस्किंग यू द क्वेश्चन। 30% अगर आपसे बन सकता है, अगर वो नेचुरल लगता है, तो आप बाकी लोग को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दिस पर्सन आस्क्ड मी द क्वेश्चन, आई अ लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स हिम एंड आई आंसर्ड हिम द क्वेश्चन। अब जब इधर मैं उनसे बात कर रही थी तो मैं इधर नहीं देख सकती थी जो इधर बैठे थे। दैट वाज वन ऑफ द चेंजेस। और उसके अलावा इंटरव्यू मोनोटोनस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो अब वो बहुत आर्बिट्ररी है, उनका जैसा दिमाग है। अगर वो सोचते हैं कि इससे इसके डैप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डैप से क्वेश्चन पूछेंगे। उनको लगता है कि उनको कॉन्वर्जेशन कहीं और लेकर जानी है तो कहीं और लेकर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई बोर्ड वॉज अ बिट मोनोटोनस। मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने ऑलरेडी सोच रखे थे उनको क्या क्वेश्चन पूछना है, तो दे आस्क्ड मी दोज क्वेश्चंस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं था। उसके अलावा दूसरे जो बोर्ड्स थे
वो इतने फन नहीं कहूँगी, बट वो इतने इजी गोइंग बोर्ड्स थे कि वो कुछ भी पूछ रहे थे। वो ये पूछ रहे थे कि आप मॉक टेस्ट तो देने गए होंगे, मॉक एग्जाम तो मॉक इंटरव्यू तो देने गए होंगे, उस एक्सपीरियंस में और इस एक्सपीरियंस में कितना फ़र्क है। इंटरव्यू में किसी से ये पूछा गया, तो देर लॉट मेनी देर सो मेनी काइंड्स ऑफ बोर्ड्स। और अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और अगर आप इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से बात करके आप उनसे इंटरव्यू देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाता है कि वो वाला कैसा होगा। आपको नर्व कंट्रोल सीखना है बस। सामने वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप घबरा रहे हैं। यू हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट एट एवरी मोमेंट। आई थिंक दैट इज ऑल। मैम 2 हफ्ते बाद मेरा फिल्म्स है, सो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना ज़रूरी है फिल्म्स में। जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट, नॉलेज तो होता है मैम, 30 क्वेश्चंस नॉलेज एट पार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट द रिमेनिंग 70 क्वेश्चंस वी हैव टू टेक रिस्क। सो मैम वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना ज़रूरी है, उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन द पेपर? इम्प्लीमेंट उसको ऐसे कर सकते हैं कि देयर शुड बी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव इन योर माइंड जितना आपको सॉल्व करना है। मैं हमेशा उसको 75 to 80 लेकर चलती थी, तो उसमें 45 या 50 तक तो आपको आ जाएंगे क्वेश्चंस, आपके तुक से हो जाएंगे क्वेश्चंस, या आपको कंप्लीटली आएंगे वो क्वेश्चंस। लेकिन उसके बाद जो 80 तक पहुंचने का सफ़र होता है, उसमें आपको या तो 50% आता है वो क्वेश्चन, तो आप एक नंबर डिसाइड करके चलिए जो आपको सेफ लगता है। इफ़ यू थिंक 75 अटेम्प्ट्स आर सेफ, तो यू रीच टिल दैट पॉइंट। और अगर आपका प्रीलिम्स 2 वीक बाद है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अभी भाग के जाइए और आप रिवाइज कीजिए। मुझे अभी सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर, यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट एंड यू आर रेडी फॉर इट। कॉन्फिडेंस रखिए और जो भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिए। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने पेपर सॉल्व किए हैं, उन्हीं को वापस देखिए, और जो आपको लग रहा है कि ये जो पॉइंट है इसमें मैं थोड़ा कम हूँ या ज़्यादा है, अभी तो 2 वीक्स हैं, आप रिवाइज कीजिए अच्छे से और टाइम वेस्ट मत कीजिए अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि मतलब वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें? जिस विषय में इंटरेस्ट है उसको चुने कि ज़्यादा स्कोर हो उसको चुने? देखिए, वैकल्पिक विषय बहुत ही ज़रूरी है आपकी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वहाँ से आते हैं। तो मेरा जो इंक्लिनेशन है वो इंटरेस्ट की तरफ रहेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी विषय का सेट पैटर्न नहीं है कि अगर आप वो ले लेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स ही मिलेंगे। कोई सा भी सब्जेक्ट वैसा नहीं है। अब उसमें मैंने उसके कुछ तरीके देखे थे कि पहला होता है इंटरेस्ट। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो वाला विषय चूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है और आपकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगी कि मैथमेटिक्स मत लीजिए, कोई सेफ सब्जेक्ट लीजिए। सेफ सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं, सोशियोलॉजी, और जो इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं कुछ टाइम में, जिनका सिलेबस कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से छोटा होता है। मेरा वैकल्पिक विषय हिस्ट्री था, और वो मेरा वैकल्पिक विषय इसीलिए था क्योंकि वो मेरे पिताजी का भी वैकल्पिक विषय था। तो उनको ऑलरेडी हिस्ट्री के, और मेरे घर में हिस्ट्री का एक माहौल था हमेशा। पापा कभी भी हमारे साथ बैठेंगे, वो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन तो पूछ ही लेंगे। तो वो बैकग्राउंड हमेशा से था, तो कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसमें भी टाइम में काफ़ी, अब जैसे उनके टाइम पे 5 क्वेश्चन आते थे बड़े बड़े, हमारे टाइम पे 15 क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे 2-2 पेज के। तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है समय के साथ। लेकिन उसमें मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा आपकी इंटरेस्ट को, फिर उस इंटरेस्ट के साथ हम प्लस करेंगे उस सब्जेक्ट के सिलेबस को। अगर उसका सिलेबस डुएबल है, अगर वो आप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे पसंद भी है और मैं इसको कर भी सकती हूँ बिना किसी बाहरी मदद के, तो आप उसी सब्जेक्ट को लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट पसंद है, जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से होते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं, मैथमेटिक्स ले लेते हैं, फिजिक्स ले लेते हैं, और फिर बाद में उसको चेंज करते हैं। क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं किसी सब्जेक्ट में और जब हम यूपीएससी देते हैं किसी सब्जेक्ट में, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ग्रेजुएशन हमको पास करना होता है, यूपीएससी में हमको मेरिट लानी होती है। तो मेरिट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट है और वो सब्जेक्ट डुएबल है तो आप इंटरेस्ट के साथ जाइए। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं जो बहुत ही वास्ट है और डुएबल नहीं है, तो आप कोई सिंपल सा सब्जेक्ट ले लीजिए। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। मैम
जैसे मैं बीएससी से हूँ तो मैं बायो ले सकती हूँ क्या? आपने बायो का सिलेबस देखा है? यस मैम। क्या आपको लगता है आप उसको कर सकती हैं? यस मैम। आपने बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं जो पिछले साल के पेपर्स हैं? यस मैम। मैं आपको एक और राय दूंगी कि जो पिछले साल का जो पेपर है, जो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है, आप उसको एक बार पढ़िए। पिछले साल के एक्चुअली 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़िए। अगर वो क्वेश्चन पेपर आपको लगता है कि अगर मैं और पढ़ूंगी तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकती हूँ और मैं इस क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकती हूँ, तो आप वही लीजिए। क्योंकि बायोलॉजी में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं लोगों को, लेकिन शर्त यही है कि आपको वो डुएबल लगना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इंटरेस्ट में हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कर देंगे। आई वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल साइंस, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में लक्ष्मीकांत पढ़ के इंटरेस्टेड थी, तो मुझे समझ में आया कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ लॉट मोर देन लक्ष्मीकांत। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक पहलू है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस एक थियोरी है, उसमें बहुत सारी थियोरीज हैं, उसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं और बहुत सारी धारणाएं हैं जो पढ़नी पड़ती हैं। ऑलराइट, तो आप बायो को एक बार उसकी एंटायरिटी में देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखिए, और वो देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें बरकरार है और मैं इसको कर लूँगी, तो आप वही कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। मैम, आप अपने जो इंटरव्यू उनको शेयर कीजिए। आप जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन किस टाइप से थे, या ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपको लगा कि थोड़ा सा हैंडल करना मेरे उसमें नहीं था मैंने? देखिए, मैं बहुत दुखी थी मेरे इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मुझसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मुझे मेरा ये मानना था कि जितना आपको ग्रिल किया जाता है उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है, क्योंकि वो ग्रिल उसी को करते हैं जिसमें वो समझते हैं कि एबिलिटी है। तो मैं अपने इंटरव्यू के बाद काफ़ी डिजेक्टेड थी कि इन्होंने मुझसे कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो क्या इन्होंने मुझे लायक नहीं समझा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछने के? क्योंकि इंटरव्यू में सब चीज़ ज़रूरी होती है, सॉरी बोलना भी ज़रूरी है। हाफ ऑफ माई इंटरव्यू मैंने सॉरी ही नहीं बोला, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछे थे मैं सबका जवाब दे पा रही थी। तो मुझे लग रहा था एक ईजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या मुझसे, क्यों मुझसे ईजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट देन आई गॉट द मार्क्स एंड दे वर फाइन, नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशन, बट दे वर गुड। आई गॉट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। तो उसमें नथिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम माई साइड, लेकिन उसमें कुछ मेरी जो हॉबी थी, मैंने रनिंग लिखी थी, तो उस रनिंग से मुझसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था जो मुझे नहीं आता था। दैट वाज वन थिंग विच वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा आई थिंक इट वाज मोनोटोनस। ऑल द क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस वही थे जो मुझे एक्सपेक्टेड थे, कोई भी ऐसा नया क्वेश्चन नहीं था। एंड देन जैसे देश के बारे में क्वेश्चंस थे कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द कंट्री, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री, वेयर डू यू वांट योर इकोनॉमी, वेयर डू यू वांट द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री टू बी, व्हाट डू यू थिंक आर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ योर कंट्री राइट नाउ। जो हम बोल रहे हैं कि हम इस नंबर पे हैं, इतने $1 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और हो जाएगी, क्या आप उन चीज़ों में मानते हैं? तो आई बिलीव कि एट द एंड ऑफ द डे आपको उनको यही बिलीव कराना है कि आप जो भी बोल रहे हैं आप कॉन्फिडेंट हैं और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं। तो आई थॉट आई वॉज एबल टू कन्वे दैट। तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग तो मेरे इंटरव्यू में था नहीं। थैंक यू। थैंक यू। मॉर्निंग मैम। मैम, सिलेबस इतना सारा होता है, आप उसको याद कैसे रखते थे? बार बार पढ़ के। जब तक याद ना हो तब तक पढ़ो। गाने भी याद होते हैं ना हमको, कितने बड़े बड़े गाने होते हैं। कितने गाने याद हैं आपको? मैम, पूरे तो याद नहीं है। पूरे गाने याद नहीं है? हाँ, वो 4-5 होंगे, लेकिन पूरे तो 4-5 गानों में ना आपका सिलेबस हो जाएगा। दैट इज माई पॉइंट। आप उसको बार 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 पढ़िए, उसका मनन कीजिए। मैम, अभी मैं 11th क्लास में हूँ, यूपीएससी करना है तो कितना देर और पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए? देखो, अभी आपके पास सब्जेक्ट्स क्या हैं 11th में? मैथ्स और मैथ्स ले रही हूँ अभी। हाँ। और आर्ट्स का और पढ़ना है। ह्यूमैनिटीज लेंगे ना आप? तो अभी आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मत सोचिए, आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स लीजिए,
ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स कीजिए, इट्स परफेक्ट। और आप जो पढ़ रहे हैं 11th और 12th में, इसको नहीं भूलना है, इसको इतने अच्छे से पढ़िए। आपने क्वेश्चन पूछा, मेरी तरफ देखो तो सही। जो सब्जेक्ट है जो आप 11th और 12th में पढ़ेंगे, आप इसको यूपीएससी के लिए नहीं, आप बस ये पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि जो आप 11th और 12th में पढ़ रहे हैं ये आपको ज़िंदगी भर याद होना चाहिए। यू गिव योर बेस्ट टू योर 11th एंड 12th, टॉप कीजिए आप 12th को, आपको ऑटोमेटिक आप तैयार हो जाएंगे आगे के लिए। फिर 12th जब आपकी हो जाएगी तब से फिर आप यूपीएससी के लिए अलग से उसका सिलेबस देख के स्टार्ट करना। अभी आपको उसका सिलेबस भी अगर आपको पसंद है तो आप देखिए, नहीं तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आप कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ लीजिए, आप अच्छे सब्जेक्ट्स लीजिए, आप हिस्ट्री लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, एनवायरनमेंट लीजिए, जो भी आपको पसंद है ह्यूमैनिटीज़ में वो सब्जेक्ट आप लीजिए और उसको इतना अच्छे से तैयार कीजिए कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आप उसको पढ़ना ही ना पड़े। एनसीईआरटीज़ वगैरह जो भी उस सब्जेक्ट की अभी ख़त्म कर दो उन सबको, अंडरस्टूड। लेकिन 11th और 12th का ही पढ़ो, अभी कोई दूसरी बुक लेके पढ़ने की मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं है। No, she wants to ask something else. मैम, तो मैं मैथ्स लेने की अभी सोच रही हूँ, तो लेना चाहिए कि नहीं? पसंद है, लो, ले लो। आई हैड मैथ्स एंड इस एग्ज़ाम में अगर आप यूपीएससी सोच रहे हो तो इसमें एक और पेपर होता है सीसैट का, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे महारथी रह गए हैं, नहीं पास कर पाए हैं वो सीसैट को। और मैं आपको बताऊं, मुझे सीसैट के लिए कभी सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बिकॉज आई हैड मैथमेटिक्स एंड आई हैड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वो अगर आप अभी लोगे और उसको अच्छे से करोगे तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो और एक मैं आपको राय देना चाहूँगी, बी वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछ रही हैं तो मेरी आंखों में देख के उसका जवाब सुनिए, इधर उधर मत देखिए। यू केयर अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट? मेरी राय से फ़र्क पड़ता है ना आपको, तो देखिए मुझको, नीचे मत देखिए, ऊपर देख के बात कीजिए हमेशा। यू नो, यू आर अ गर्ल, everybody would look at you and tell you how confident you should be. You should be confident, and confidence comes by the way we look into the other person's eyes. I'm just a girl sitting here in front of you. Okay? अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल मैथ्स लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। मेरे पास भी मैथ्स था, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मेरे, लेकिन आई एन्जॉयड इट। तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आना। मेरे मार्क्स अच्छे इसलिए नहीं आए थे क्योंकि मैंने 11th में पढ़ाई नहीं की थी, आप वो गलती मत करना। आप 11th में अच्छे से पढ़ो और जो अपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनको भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हमारी परिफेरी जितनी बड़ी होगी, हमारा एरिया जितना बड़ा होगा, उतना फ़ायदा हमको होगा। ठीक है? इसके बाद आपको मैथ्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं देखती हूँ लोगों को सीसैट की तैयारी अलग से करते रहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको करने की। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं यूपीएससी को इंग्लिश मीडियम से करना चाहती हूँ मैम, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से क्यों करना चाहती हैं? मैम, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा, आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जो भाषा में आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, आप वही भाषा रखिए अभी, क्योंकि अभी हमारे पास नई भाषा पे कमांड लेने का समय नहीं है। अगर बहुत बचपन की बात होती तो मैं आपको कहती कि अरे आप चेंज कर लीजिए अपनी स्ट्रीम। और अब जो हमारा देश जिस गति से बढ़ रहा है, तो इस देश में हिंदी की भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी इंग्लिश की है। हम हमारी मातृभाषा को जो तवज्जो दे रहे हैं अब, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। जो हिंदी की जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहेगी और वो आगे और बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। तो हिंदी के काफ़ी टॉपर्स होते हैं, आप उनसे भी बात कीजिए, आप उनकी बातें सुनिए। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप अपना मीडियम चेंज कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब आप इंग्लिश नया नया सीखेंगी, आप उसको टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा लिखेंगी, तो उसमें कैसे मार्क्स मिलेंगे आपको? appear for the exam in the language which you feel more confident in, जिसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आप उसी में लिखिए। ठीक है? तो मेरी राय आपको यही है। फिर भी अगर आपको लोग कहते हैं तो आप और सोचिए उसके बारे में। अगर आपको लगता है कि वो डूएबल है, तो देखिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है।
आप सब कर सकते हैं, आपको बस मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेरी पर्सनल राय अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बोलूँगी कि अभी स्टेज नहीं है चेंज करने का, अभी आप उस भाषा में कीजिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। थैंक यू। मैम एक और क्वेश्चन है, जैसा कि आप बोल रहे थे आप मूवीज नहीं देखती थी, हाँ। बस उसका स्टोरी पढ़ लेती थी, फिर आपको पता रहता था कि इस मूवी में ये स्टोरी होता है करके। तो मैम आप ये मानते हैं कि यूपीएससी के तैयारी के दौरान टीवी देखना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए? देखो, वो जो मैंने बोला था ना कि आप टाइम टेबल बनाओ, यस मैम। साल का बनाओ, महीने का बनाओ, दिन का बनाओ। अगर वो दिन के टारगेट को आप टाइम से पहले ख़त्म कर देते हो, अगर आपके पास वो टारगेट के अलावा भी टाइम बच जाता है तो आपका जो मन है वो करो, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो मत करो। मैम मुझे टीवी देखना पसंद ही नहीं है एक्चुअल में, इसीलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, तो फिर जब आपको पसंद ही नहीं है तो सवाल ही क्यों? हम मत देखो जब आपको पसंद नहीं है तो। जानबूझ के नहीं देखना है आपको कुछ भी। बोलते हैं ना कि देखना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं देखना चाहिए। मेरे घर में टीवी है ही नहीं, यस और 5 साल से नहीं, पिछले मैं कितने साल, मैं 24 साल की हूँ, पिछले 20 साल से टीवी नहीं चला है मेरे घर में। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि चूंकि बच्चे लोग भले ही कॉलेज में हो गए हैं, एज बढ़ गया है, जो कुछ भी है, लेकिन मैं जो बेसिक एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि बचपन में आपकी जो है डर वो तारे जमीन पर वाले हीरो के जैसा था कि कुछ भी नहीं आता है, सब चीज घूम रहा है, फिर वो उससे फिर आपने कैसे ओवरकम करते हुए इतना आगे तक सफर किया? क्या उसके लिए आपका जो स्कूल जाने का जो पैशन था कि रेगुलर स्कूल जाना था या घर वालों का डिसिप्लिन था, कैसी कौन सी बात थी जो वो तारे जमीन का हीरो जो है एक दिन पूरे देश में छा जाएगा, ऐसे कैसे हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या राज है? क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे यहाँ पर हैं, उन लोगों को लगता है अरे हमको बुला तो लिया, हम लोग सुन तो लिया, ऐसा हम लोग उस लायक नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए क्वेश्चन पूछा कि मैम भी बचपन में ऐसे ही थी, उनको भी घबराहट लगता था, उससे मैम कैसे उबर के यहाँ तक पूरे देश में आज मैम का नाम हो गया, वही मैं चाहता हूँ मैम प्लीज। देखिए सर, उसमें मैं एक चीज़ बताऊंगी, वो बेचारा बच्चा जो तारे ज़मीन पर था वो डिसलेक्सिक था, मैं डिसलेक्सिक नहीं थी। तो नहीं सर, एक्चुअली मेरी जो प्रॉब्लम थी वो लैंग्वेज से लेकर थी, लैंग्वेज को लेकर थी। और हम जिस समाज में रहते हैं तो उसमें एक भाषा को ज़बरदस्ती का तवज्जो दिया जाता है, उसमें हमेशा ये रहता है, और वो फिर हाई क्लास एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो उसमें एक भाषा को नहीं आना आपकी बहुत बड़ी कमी बना दी जाती है। तो दैट्स व्हाट हैपेंड इन दैट स्कूल। उसमें अचानक से एक नया एनवायरनमेंट था, तो आप जब एक भाषा बोल रहे हो, जब आपको वो भी अच्छी नहीं आ रही है, तो आप दूसरी भाषा कैसे समझ सकते हो? तो इसीलिए सब ऊपर नीचे होता था, सब कुछ ठीक से समझ में नहीं आता था, पढ़ नहीं पाते थे। और आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, लेकिन पढ़ने में मैं हमेशा से ठीक थी, पढ़ने में मैं हमेशा से अच्छी थी, लेकिन जब भाषा ही नहीं आ रही है तो आप पढ़ोगे कैसे? लेकिन शायद मुझे अंदर से हमेशा पता था, दिस वन थिंग आई ऑलवेज हैड, कि बेहतर बनना है। आई ऑलवेज सी पीपल एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक देम। अगर मैं अपने से बेहतर किसी को देखूंगी तो मैं उनको कॉपी कर लूँगी, मैं लीच की तरह हूँ थोड़ा सा, मैं जो भी क्वालिटीज़ मुझे चाहिए मैं निकाल लूँगी वहाँ से और फिर मैं उसको डाल लूँगी अपने अंदर, उसके बाद सिर्फ आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाट आई डू। और ये मैंने इनकलकेट नहीं किया, ये था बचपन से, क्योंकि तब मैं 7 साल की रही होंगी, 7-8 साल की रही होंगी, तो 8 साल के बच्चे को क्या समझ में आता है? लेकिन तब मुझे ये समझ में आता था कि दीज गर्ल्स, वो काफ़ी मुझे साइड लाइन भी कर देती थी, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी लाइक देम एंड बेटर। मैं सोचती थी कि क्या मतलब, ज़बान ही तो है, भाषा ही तो है। तो I got interested in a lot of things. I got interested in music. I got interested in watching people's interviews. पहले subtitles के साथ देखते थे, फिर उनके साथ बोलने की कोशिश करते थे, गाने की कोशिश करते थे, लिखने की कोशिश करते थे। और फिर एक और चीज़ थी, मैं हमेशा से स्टेज पे रहना बहुत पसंद था मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं भले ही तारे ज़मीन वाला कैरेक्टर से डरती थी, लेकिन तब भी मुझे ये पता था, जैसे मेरे जो फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगी, जो हमारे क्लासमेट्स थे, वो स्टेज पे जाके बोल देते थे कुछ अंग्रेज़ी में, हिंदी में, दे यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेज। तो मुझे बोलना नहीं आता था, तो तब मैं नहीं कर सकती थी। फिर देन आई वेंट टू अनदर स्कूल, वहाँ पे वो हम्बल स्कूल था, द होली हार्ट्स वाज वेरी हम्बल स्कूल। वहाँ पे ऐसे बच्चे थे जिनको नहीं आता था, ऐसे बच्चे थे जिनको आता था। तो वहाँ पे भी जो डिबेट वगैरह जो करते थे, तो आई यूज्ड टू लुक एट देम, और मैं सोचती थी ये तो करना ही है मुझे,
दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू एंड आई नीड टू डू। तो वो करने के लिए जो रास्ते चुनने पड़े, जो सीखना पड़ा, उसमें ऑटोमेटिक वो सब हो गया, क्योंकि आपको बोलने लायक बनना भी तो पड़ेगा। तो आई मेड माई सेल्फ लायक टू बी एबल टू स्पीक ऑन द स्टेज। तो वहाँ पे फिर आप, जब आप ऐसी कोशिश करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें रटने लगते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को अपने जहन में डालने लगते हो, आप बहुत सारे वर्ड्स पे ध्यान देने लगते हो। कोई भी नया शब्द जब मेरे सामने आता है तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं उसको किसी और के सामने कैसे यूज़ करूँगी। तो दैट्स हाउ इट गोज इन टू योर इन योर मेमोरी। तो ऐसे ही करते 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 उस स्कूल में तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन कॉलेज में आते आते आई बिकेम अ डिबेटर। कॉलेज में आते आते आई रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज एट स्टेट लेवल ऑल्सो। उसके आगे मैं बढ़ नहीं पाई क्योंकि समय नहीं मिल पाया मुझे उतना, लेकिन आई हैड दोज काइंड ऑफ इंटरेस्ट वेयर आई वांटेड टू गो ऑन स्टेज एंड स्पीक एंड टू बी एबल टू स्पीक लाइक दैट। और जो लड़कियां और लड़के बोलते थे स्टेज पे जाके, मुझे हमेशा लगता था मुझे भी यही करना है, सेम टू सेम। तो दैट वाज समथिंग दैट पुल्ड मी टूवर्ड्स दैट। तो पुश एंड पुल फैक्टर्स दोनों ही थे। एक तो आपको बेइज्जती नहीं करानी है और आपको अच्छा करना है। फिर तीसरा एक फैक्टर आता है कि योर पेरेंट्स शुड बी प्राउड ऑफ यू। एक तो ये हमेशा रहता है कि मैं जब भी, पापा जब खुश होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो आई वॉन्ट टू सी हिम हैप्पी। मेरे पापा और चाचा हैं दोनों ही, आई हैव बिन द लाडली ऑफ माई हाउस, और वो हमेशा से ये देखना चाहते थे कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत अच्छा करूँ। तो वो भी एक हमेशा एक मोटिवेशन रहता है कि आप आगे बढ़ें और आप और मेहनत करें, और वो बहुत खुश होते हैं। जैसे आप बिलीव नहीं, आप जब मेरे घर से मिलेंगे आप बिलीव नहीं करेंगे कि आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस। तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। और उसमें भी आप, जैसे आप किसी को कोई उम्मीद दे देते हो, जब आप किसी को, तो उस उम्मीद पे आपको खरा उतरने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। जब बचपन में जब मैंने अचानक से बोलना स्टार्ट की, कोशिश स्टार्ट की, तो उसमें मुझे अचानक से चढ़ा दिया गया, ओ इसको तो ये आता है, ओ ये तो 2 लाइन बोल सकती है। तो अब जब 2 लाइन बोलने के लिए इतनी तारीफ मिल रही थी तो मैंने 10 लाइन भी सीखी, उसके बाद 20 लाइन भी सीखी। फिर उसके बाद मैंने स्टेज पे जाके भी बोला। तो पापा तो ऐसे हो गए थे, उनका तो सीना चौड़ा हो गया था। एंड नाउ तो ही इज ऑन क्लाउड 9। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच पुशेस यू टूवर्ड्स मेकिंग योर सेल्फ बेटर। तो और फिर बाकी सर, एग्जाम तो मेहनत है और गाइडेंस है, उसमें तो आपको अपने आप को कमरे में बंद करके आपको उतना समय देना पड़ेगा। तो वो होगा, वो कोई भी करेगा तो यू विल बी एबल टू डू इट। तो मैम आपके आने से हम समझते हैं वो चीज हो सकता है, हुआ है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जी। थैंक यू।